हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरंभ कोचिंग योर कैरियर मोल्डर्स के साइंस सेक्शन में। मैं डॉक्टर रूपाली आपके लिए लेकर आई हूँ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये चैप्टर आईसीएसई बोर्ड में क्लास 8 में चैप्टर 2 है और सीबीएसई बोर्ड में क्लास 7 में ये चैप्टर 6 है। तो इस चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की सारी जानकारी मैंने एक सिंगल वीडियो में आपके लिए समराइज करी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस लेकर आते रहे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। व्हाट इज अ चेंज? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि चेंज क्या है। चेंज मतलब बदलाव। नेचर जो है वो लगातार अपने आप में कोई ना कोई बदलाव लाता रहता है। चेंज की जब हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं तो चेंज इज डिफाइंड एज द एक्ट बाय विच थिंग्स forms or become different than its previous self। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज एक ऐसी प्रोसेस है जो कोई भी चीज पहले जैसे एग्जिस्ट कर रही थी, पहले वो जिस स्वरूप में थी, उसका जिस तरीके से वो दिखाई दे रही थी, अब वो उससे हटकर एक नए स्वरूप में, एक नए फॉर्म में आपको नजर आएगी, तो उसको हम कहते हैं चेंज। तो चेंज इज एन एक्ट, ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्ट है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी चीज अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए रूप में सामने आती है। ये चेंज की बेसिक डेफिनेशन है। इसके अलावा आपको जो चीज ध्यान में रखनी है बच्चों वो ये है कि चेंज जो है ये नेचर में लगातार होता रहता है। तो चेंज टेक प्लेस एवरीवेयर, ये सब जगह होता है एंड इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये लगातार होता रहता है। कई चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर भी चेंज हो रहा होता है, लेकिन वो इतना स्लो होता है कि उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो चेंज कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार होता रहता है। कोई चेंजेस फास्ट होते हैं, कोई स्लो होते हैं। जो स्लो चेंजेस रहते हैं वो आप देख नहीं पाते, वो आप समझ नहीं पाते, आपको ऐसा लगता है कि इस चीज में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आप देखें तो लॉन्ग टर्म में वहां पर भी आपको चेंज नजर आएगा। तो चेंजेस टेक प्लेस एवरीवेयर at any time, किसी भी टाइम पर आप देखें, and it is a continuous process. So this is the basic definition of change. कुछ ऐसे चेंजेस जो कि आपको अपने आसपास देखने को मिलते हैं डेली लाइफ में, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने आपके लिए रखे हैं। जैसे डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। जब आप शुगर को घोलते हैं पानी में, शुगर पहले सॉलिड फॉर्म में रहती है, जब वो पानी में घुल जाती है तो वो आपको नजर नहीं आती, सोल्यूशन फॉर्म में आ जाती है, दैट इज अ चेंज। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जब आप मिल्क लेते हैं, मिल्क आप देखिए किस तरीके का रहता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जब ये इस मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो कर्ड होता है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ये सॉलिडिफाइड हो जाता है। ये आप देखिए तो ये सॉलिड हो, सेमी सॉलिड टाइप का हो जाता है, और ये जो मिल्क है आपका, ये आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इस तरीके से मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन इज अ चेंज। इसी तरीके से कुकिंग ऑफ फूड, आप जब भी खाना बनाते हैं तो वहां पर भी चेंज आप देखते हैं। कटिंग ऑफ पीसेस ऑफ पेपर, दैट इज अ चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है, जो कैंडल है आपकी, उसको आप यदि मेल्ट होते हुए देखेंगे सो दैट इज अ चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक स्लो प्रोसेस है। मैंने कहा था आपको लग रहा होगा कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आप कोई भी आयरन की चीज जो बनी हुई है उसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो उसमें रस्टिंग आपको दिखाई देगी। सो रस्टिंग इज चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड भी एक चेंज है। इसके अलावा आप देखिए ग्रोथ, हाइट बढ़ना, बच्चा की ग्रोथ होना, प्लांट्स की ग्रोथ होना, दिन और रात होना, सीजन्स बदलना, ये सारे चेंजेस आप रोज देखते हैं अपने आसपास, आप रोज इन चेंजेस को होता हुआ देखते हैं। जितने भी चेंजेस हैं उन सभी को क्लासिफाई किया गया है 5 डिफरेंट कैटेगरीज में। द फर्स्ट इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस, वो चेंजेस जो कि धीरे होते हैं और तेज होते हैं। डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तब भी हो जाते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इस चीज को आपको डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे, इनके डिफरेंट टाइप्स, इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस,
रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस आप, और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। तो ये क्लासिफिकेशन है। तो बेसिकली हमने चेंजेस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस, द सेकंड इज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस, the third is physical and chemical changes, the fourth is reversible and irreversible changes, and fifth is periodic and non-periodic changes. अब हम एक एक करके इन सारी कैटेगरीज को देखते हैं। पहली जो कैटेगरी है दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको कि आप वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चेंज वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी चीज का जो प्रीवियस फॉर्म था उसको वो छोड़कर एक न्यू फॉर्म में सामने आती है, दैट इज चेंज। ये चेंज में होता है। यदि हम उसके न्यू फॉर्म को वापस प्रीवियस फॉर्म में ले जा सकें तो ऐसे चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। रिवर्सिबल चेंज की डेफिनेशन जो है वो ये कहती है that reversible change is a change that can be reversed. रिवर्स मतलब ओरिजिनली वो कोई भी चीज जिस फॉर्म में थी हम वापस उस चीज को उसी फॉर्म में यदि ले जा पाए तो हम उसको कहेंगे रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जो आइस है वो सॉलिड सब्सटेंस है और ये सॉलिड सब्सटेंस जो है ये जब मेल्ट होता है तो ये लिक्विड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस प्रोसेस में सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन के लिए किसकी जरूरत होती है? हीट की। तो जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है और हीट एनर्जी यूटिलाइज करके, हीट एनर्जी को लेकर सॉलिड जो है वो पिघल कर लिक्विड में बदल रहा है। यदि हम यहाँ पर कूलिंग कर दें तो जो लिक्विड है ये वापस सॉलिड आइस में बदल सकता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। तो जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड फॉर्म में बदल रहा है, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। ये प्रोसेस है मेल्टिंग। और लिक्विड का वापस सॉलिड में बदलना, इसको हम कहते हैं फ्रीज। तो ये फ्रीजिंग की प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार आइस को पिघलाकर पानी बना सकते हैं और पानी को वापस जमा कर आइस बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्योंकि रिवर्सिबल है इसीलिए इसको हम रिवर्सिबल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरीके से चॉकलेट्स आपको बहुत पसंद है, लेकिन चॉकलेट आप लेकर आते हैं और आपने फ्रिज में उसको नहीं रखा तो वो चॉकलेट कैसे हो जाती है? सॉलिड से एक मॉल्टन स्टेट में है। तो ये आपका क्या है? दिस इज अगेन रिवर्सिबल चेंज। फिर लीजिए चॉकलेट को वापस फ्रिज में रख दीजिए, वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगी, वो फिर से जम जाएगी। दिस इज अगेन अ प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। तो इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल्स देके मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि रिवर्सिबल चेंज होता क्या है। वो चेंज जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस रूप में वो पहले था उसी रूप में वापस ला सकें, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। अब हम आते हैं इरिवर्सिबल चेंज पे। व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज? यदि हम किसी भी सब्सटेंस को अपने प्रीवियस फॉर्म में, वो जैसा पहले था उस फॉर्म में वापस नहीं ला सकते, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिसको हम वापस नहीं कर सकते, वापस उसी प्रीवियस फॉर्म में नहीं ला सकते, ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इरिवर्सिबल चेंजेस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? चेंजेस that cannot be reversed even after bringing about changes in the condition। देखिए यहाँ पर एक चीज और मेंशन की गई है, changes in the condition। ये क्यों मेंशन किया है? क्योंकि आपको अभी मैंने रिवर्सिबल चेंज में ये समझाया, आप वाटर को फिर से आइस में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? टेम्परेचर को कम करना होगा, हमको कूलिंग करनी होगी, तो वहां पर आपको कंडीशंस बदलनी पड़ती हैं। लेकिन इरिवर्सिबल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें आप कंडीशंस को बदलने के बाद भी उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में, प्रीवियस फॉर्म में नहीं ले जा सकते। यू कैन नॉट रिवर्स द प्रोसेस, चाहे आप कितनी भी कंडीशंस जो हैं उनको बदल लें। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कुकिंग। तो
तो यहाँ पर आपने जब एक बार एग को कुक कर दिया, अब आप वापस इसको एग में नहीं ले जा सकते। ऐसा नहीं होगा कि यदि आपने यहाँ पर हीट करके ऑमलेट बनाया है तो आप ये सोचें कि यदि मैं ठंडा करूंगा तो ये वापस एग बन जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरीके से बर्निंग ऑफ पेपर, जब बर्निंग कर देते हैं, आप जला देते हैं, तो पेपर जो था वो कन्वर्ट हो जाता है ऐश के फॉर्म में। जब वो ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप वापस ऐश से पेपर नहीं बना सकते, रिवर्स करके पेपर के फॉर्म में इसको नहीं ला सकते। सो दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं जिसमें आप कंडीशंस को चेंज करके ओरिजिनल या प्रीवियस फॉर्म में वापस नहीं जा सकते। So this was the first category, that is reversible and irreversible changes. The second category is slow and fast changes. Slow changes क्या होते हैं? ऐसे changes जिनको होने में, complete होने में बहुत लंबा समय लगे, उनको हम कहते हैं slow changes. So what are slow changes? Changes which take longer time. बहुत लंबा समय लगता है, longer time, कई बार कुछ दिन या कुछ साल भी लग जाते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि आपने देखा होगा वुड से कोल का फॉर्मेशन, फॉसिल फ्यूल्स जो रहते हैं वो अर्थ के नीचे कितने सालों में बनते हैं? बहुत साल लग जाते हैं। उतना लंबा ड्यूरेशन जो है उसमें जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? स्लो चेंज। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि स्लो चेंजेस हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जो रस्ट लगता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, वो प्रोसेस बहुत स्लो होती है नेचुरल कंडीशन में और उसमें बहुत समय लगता है। इसी तरीके से ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं वो एक सीड से एक फुल ग्रोन प्लांट या सीडलिंग बनने में बहुत टाइम लग जाता है। ये जो ग्रोथ है इसमें कई दिन लगते हैं, मेनी डेज। यहाँ पर आपको कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जो बीज है वो कन्वर्ट होता है एक सीडलिंग या प्लांट में। इसी तरीके से राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो कच्चा फल है वो पकने में टाइम लगाता है, उसमें कई डेज लग जाते हैं। इसी तरीके से आप देखिए सीजन्स में क्या होता है, आपके जो सीजन्स है समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम लगता है एक साल का। तो ये स्लो चेंजेस है जो कि धीरे धीरे होते हैं और इसमें बहुत टाइम लगता है। कई बार इनमें एक दिन से लेकर कई सालों तक लग जाते हैं, तब ये चेंज कंप्लीट हो पाता है। कंप्लीट होने में किसी भी चेंज को यदि ज्यादा टाइम लगता है तो हम उसको कहते हैं स्लो चेंज। इसके बाद हम आते हैं फास्ट चेंजेस में। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो तुरंत होते हैं, बहुत रैपिडली होते हैं। रैपिडली मतलब दे आर वेरी फास्ट, जल्दी से देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, यदि आप पेपर को बर्न करना चाहें तो ये पेपर जो है ये फ्यू सेकेंड्स में बर्न हो जाएगा। इसी तरीके से ब्लोइंग ऑफ बैलून को आप फुलाते हैं, आप कुछ ही मिनट्स में या सेकेंड्स में बैलून को ब्लो कर सकते हैं। क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, वो जल्दी से जल जाता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। सो दिस इज टेकिंग प्लेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या मिनट्स। तो दिस स्पिनिंग ऑफ टॉप इज अ फास्ट चेंज। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ फास्ट चेंज। और भी एग्जाम्पल्स आपको देखने मिलते हैं डेली लाइफ में, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रह जाएंगे और इससे आप स्लो एंड फास्ट प्रोसेसेस को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ चेंज पर, दैट इज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। डिजायरेबल मीन्स मैं जो चीज चाहती हूँ, मेरी पसंद की चीज, दैट इज डिजायरेबल चेंज। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको मैन खुद कैरी फॉरवर्ड करता है और उससे आपको यूजफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपके लिए फायदेमंद हैं। उससे जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं उनको से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो आपके काम आने वाला है, तो हम उनको क्या कहते हैं? डिजायरेबल चेंजेस। इस चेंजेस की डेफिनेशन क्या है? चेंजेस विच आर कैरिड बाय मैन और नेचर गिव यूजफुल रिजल्ट्स आर नोन एज डिजायरेबल चेंजेस। जैसे कुछ एग्जांपल्स, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, नेचर चाहता है कि प्लांट ग्रो करे सीड में से, नहीं तो लाइफ कैसे सस्टेन करेगी अर्थ पे। फायरवर्क्स, आप चाहते हैं फटाका फूटे, यदि नहीं फूटेगा तो आपको लगेगा अरे मैंने तो गलत कंपनी का क्रैकर ले लिया, वो तो फूटा ही नहीं। तो दैट इज अ डिजायरेबल चेंज। आप चाहते हैं कि फायरवर्क्स जो है वो बर्स्ट हो, वो कुकिंग ऑफ फूड, आप खाना पकाते हैं,
यदि सब्जी नहीं पक रही है, ज्यादा टाइम लग रहा है, खाना नहीं बन पा रहा है, तो वो आपके लिए अनडिजायरेबल कंडीशन हो जाती है। आप क्या चाहते हैं कि जल्दी से खाना पक जाए। डिजायरेबल कंडीशन इज कुकिंग ऑफ फूड। तो आप चाहते हैं कि खाना कुक हो जाए। ब्रेकिंग ऑफ एग डिजायरेबल में लेते हैं क्योंकि आप खुद एग को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं फॉर कुकिंग पर्पस, देन इट इज डिजायरेबल चेंज। मेटाबॉलिज्म, आपका खाना जो है आपके स्टमक में जाने के बाद डाइजेस्ट होता है, दैट इज अ डिजायरेबल चेंज। तो ये सारे एग्जांपल्स कुछ ऐसे चेंजेस के हैं जो नेचर में जरूरी हैं। मैन या नेचर ये चाहता है कि ये चेंजेस हों और इससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तब हम इसको कहते हैं डिजायरेबल चेंजेस। इसके बाद हम आते हैं undesirable changes पे। What are undesirable changes? Changes which are carried by man and nature, जो कि man और nature ही carried करते हैं, लेकिन इसका जो output results है, इसका जो results मिल रहे हैं, that are useless, जो वो काम के बिल्कुल भी नहीं है, उससे जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, वो यूजलेस है, वो हमारे काम का नहीं है। ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं अनडिजायरेबल चेंजेस। जैसे कि फल का सड़ जाना। यदि कोई भी फल प्रॉपरली राइप हो रहा है, प्रॉपरली पक रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन यदि वो ज्यादा पक गया, रॉटन अप हो गया, सड़ गया, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, इसका कोई भी यूज आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से रस्टिंग, दिस इज अनडिजायरेबल, ये यूजलेस प्रोडक्ट है, ये आपके किसी काम का नहीं है, इसके कारण आपका जो पैन है वो खराब हो गया, आपका यूटेंसिल जो है वो खराब हो गया। इसी तरीके से ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास में क्या हो रहा है, ग्लास आप नहीं चाहते हैं टूटे, टूट गया तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, दैट इज एन अनडिजायरेबल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस के। अनडिजायरेबल चेंजेस मैं फिर से आपको बताती हूँ, ये वैसे चेंजेस हैं जो कि यूजलेस रिजल्ट्स दे रहे हैं, इनका जो आउटपुट रिजल्ट है वो आपके किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है, तो ऐसे चेंजेस को अनडिजायरेबल चेंजेस कहते हैं। अब हम आते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस पे। व्हाट आर पीरियोडिक चेंजेस? चेंजेस जो कि रिपीटेडली हो, बार बार हो। आपको क्या वर्ड ध्यान में रखना है बच्चों यहाँ पर? रिपीटेडली। रिपीटेडली का मतलब रिपीट होना, बार बार होना। कोई चीज, कोई प्रोसेस जब रिपीटेडली हो और वो एक फिक्स्ड इंटरवल या रेगुलर इंटरवल के बाद दोबारा हो, तब हम उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक चेंजेस। फिक्स्ड या रेगुलर इंटरवल के बाद वो चीज वापस हो तो हम उसको कहते हैं पीरियोडिक चेंज। जैसे कि दिन और रात का होना, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ये प्रोसेस पीरियोडिक है, ये लगातार होती रहती है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ये चेंज हमें बार बार दिखाई देता है। इसी तरीके से आपका हार्ट की बीटिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट, धड़कन आपकी जो चलती है हार्ट की, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये रिपीटेडली प्रोसेस हो रही है विथ अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। फेजेस ऑफ मून आपने पढ़ा होगा, क्रिसेंट मून, फुल मून, ये फेजेस जो है ये लगातार एक सर्टेन ड्यूरेशन में बार बार इसी फेज में मून आता है, तो दिस इज अ पीरियोडिक चेंज। ये पीरियोडिक चेंजेस के एग्जाम्पल है। नॉन पीरियोडिक चेंजेस के एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़े यदि, तो नॉन पीरियोडिक चेंजेस वो चेंजेस हैं जो कि रिपीट नहीं होते, दे आर नॉट रिपीटिंग इन अ फिक्स्ड टाइम, कोई फिक्स्ड साइकिल नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं है। एक बार हुआ वो चेंज, हो सकता है दोबारा हो सकता है दोबारा नहीं भी हो, तो उसका कोई फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कोई फिक्स्ड रिपीटिशन नहीं है। सो दिस इज अ नॉन पीरियोडिक चेंज। ये दे डू नॉट ऑकर at regular or fixed interval of time, they do not occur, वो नहीं होते बार बार फिक्स्ड इंटरवल पे या टाइम ड्यूरेशन में। जैसे आप स्नीज करते हैं, छींक आ गई आपको, हो सकता है आपको दोबारा थोड़ी देर के बाद छींक आए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, वो पीरियोडिक चेंज नहीं है कि आपको एक बार छींक आई तो फिक्स्ड इंटरवल के बाद दोबारा आएगी, या मुझे सुबह, यदि आज मुझे सुबह 6 बजे छींक आई तो मुझे कल भी सुबह 6 बजे छींक आएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। द स्नीजिंग इज नॉट अ पीरियोडिक चेंज। इसी तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शंस कभी भी हो सकते हैं और ये एक पीरियोडिक चेंज नहीं है। इसी तरीके कार ब्रेकडाउन हो जाना, आप जा रहे हैं कहीं, आपकी कार जो है ब्रेकडाउन हो जाए, तो दैट इज अ नॉन पीरियोडिक चेंज, वो कोई रेगुलर प्रोसेस नहीं है। साइक्लोन्स का आना, दैट इज अ non-periodic change. So these are the examples of non-periodic change, the changes
which are not occurring on a regular or fixed interval of time, जो कि एक regular या fixed interval के बाद दोबारा नहीं होते, उनका कोई fixed interval या time duration नहीं है, वो कभी भी हो सकते हैं, वो repeat भी हो सकते हैं, वो repeat नहीं भी हो सकते हैं, that are non periodic changes. अब अपन आगे बढ़ते हैं. Next is physical and chemical changes. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों. यही वो टॉपिक है जिसको हम अब डिटेल में आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसकी डेफिनेशन और फिर इस कैरेक्टरिस्टिक्स. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस की यदि हम डेफिनेशन देखें तो फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस बट नॉट द कंपोजिशन ऑफ मैटर. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसका शेप हो गया, उसका साइज हो गया, या उसकी फिजिकल स्टेट हो गई, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी हम कहते हैं, उनमें तो चेंजेस होते हैं, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन या उसका केमिकल फॉर्मूला जो है उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस. जब हम पेपर को छोटे छोटे पीसेस में फाड़ते हैं या कट करते हैं तो पेपर का जो शेप है वो बदल जाता है, लेकिन पेपर जो है वो पेपर ही रहता है. केमिकली इट इज पेपर ओनली. इसी तरीके से मेल्टिंग ऑफ आइस जब हम देखते हैं तो चाहे वो वाटर हो चाहे वो आइस हो, दोनों का फॉर्मूला इज H2O ओनली. इसका केमिकल कंपोजिशन कहीं भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. इसी तरीके से ब्रेकिंग ऑफ ग्लास हो गया या स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड हो गया, ये सारे ही फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन यदि आप देखें तो केमिकल चेंज को डिफाइन किया गया है, इट इज अ चेंज in which composition of compound changes and a new substance is formed. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी केमिकल चेंज हो रहा है तो उस दौरान जो केमिकल कंपाउंड है वो अपना ओरिजिनल कंपोजिशन छोड़कर एक न्यू कंपाउंड या न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जा रहा है. एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है. जो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन. तो आयरन की जब रस्टिंग होती है तो आयरन जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में बदल जाता है, तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, केमिकल फॉर्मूला चेंज हो रहा है. इसी तरीके से बर्निंग ऑफ वुड, जब वुड बर्न होती है तो ऐश का फॉर्मेशन होता है, ऐश बन जाती है बर्न होके. और जैसे कुकिंग आप करते हैं फूड की, तो उस कंडीशन में भी फूड जो है वो अपना केमिकल फॉर्म चेंज करके न्यू फॉर्म में आ जाता है. तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, जिसमें एक नया सब्सटेंस या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बन रहे हैं और जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो अपना कंपोजिशन बदल ले रहा है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से चेंज हो जा रहा है. अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, यदि आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें फिजिकल चेंजेस की तो यहाँ पर देखिएगा नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए नो चेंज होता है कंपोजिशन में. उसका जो केमिकल फॉर्मूला है या उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई बदलाव नहीं आता. और क्योंकि उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसीलिए सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो किस तरीके की केमिकल और फिजिकल बिहेवियर दिखाता है, उसको वो रिटेन करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता. साथ ही साथ क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई न्यू केमिकल कंपाउंड नहीं बन रहा है, इसीलिए केमिकल फॉर्मूला जो है कंपाउंड का वो भी चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है. बिफोर एंड आफ्टर अ फिजिकल चेंज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज सेम. ये जो रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड ब्रेकेज या बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इसीलिए ये जो रिएक्शंस हैं ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं. आप आसानी से इन रिएक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं. और यदि आप पुरानी रिएक्शन कंडीशंस को लेकर आएंगे
तो आप रिएक्शन को आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हम आइस को वाटर में और वाटर को आइस में बार बार चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर कंडीशंस। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, आसानी से ये रिवर्स किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, सारे फिजिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, नॉट ऑल द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। कुछ रिवर्सिबल है, कुछ रिवर्सिबल नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्योंकि कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा, इसीलिए नो चेंज इन मास। और ये रिएक्शंस जो है वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाते हैं, इसीलिए एनर्जी इन्वॉल्वमेंट भी जो है, मतलब हीट या लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी की बात की जाती है, वो एनर्जी यहाँ पर बहुत स्मॉल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। बहुत कम एनर्जी चाहिए फिजिकल चेंज को कैरी फॉरवर्ड करवाने के लिए एज कंपेयर टू केमिकल चेंजेस। और इस रिएक्शन के दौरान ना तो कोई हीट एनर्जी निकलती है और ना ही कोई लाइट एनर्जी आपको दिखाई देगी। लाइट के फॉर्म में भी कोई एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं की जाती। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। कमिंग टू द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट। यदि आप इस डायग्राम को देखें जो यहाँ बना हुआ है, तो 3 तरीके की स्टेट्स होती हैं किसी भी कंपाउंड की। आइदर गैसियस स्टेट में हो सकता है कंपाउंड, या सॉलिड में हो सकता है, या लिक्विड में हो सकता है। ये तीनों ही स्टेट्स जो है ये इंटरचेंजेबल रहती हैं, ये एक दूसरे में बदली जा सकती हैं। गैस को यदि आप कंडेंस करेंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगी, सॉलिड को यदि आप एवोपरेट करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, गैस को यदि आप कंडेंस करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड को आप एवोपरेट करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, एंड लिक्विड की आप फ्रीजिंग कर देंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगा, सॉलिड को आप मेल्ट कर देंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। तो ये इंटरचेंजेबल कंडीशंस है, और इन इंटरचेंजेबल कंडीशंस में हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गैस जो है वो जब भी सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पर हीट एनर्जी का लॉस होता है, लॉस ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी बाहर निकलती है, तो यहाँ पर हमेशा हीट एनर्जी का लॉस आपको देखने को मिलेगा। और सब्लिमेशन जो होता है, इस कंडीशन में हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। जब भी कोई सब्सटेंस हीट एनर्जी लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से कंडेंसेशन जो प्रोसेस है, जिसमें गैस जो है वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है, इस चेंज के लिए हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम से बाहर निकलती है। हीट एनर्जी रिलीज करने के बाद ये कन्वर्जन होता है। एवोपरेशन जो है, इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, मतलब हीट एनर्जी अंदर ली जाती है सिस्टम के। लिक्विड से सॉलिड में जो कन्वर्जन होता है, दिस इज अगेन अ प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज बीइंग गिवन आउट। इसमें हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम से बाहर निकल रही है, और मेल्टिंग के समय हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जा रही है। तो ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं, इन सभी में हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये हीट एनर्जी बहुत कम अमाउंट में होती है, बहुत कम अमाउंट में इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में रखे गए हैं। और आप आसानी से रिएक्शन कंडीशंस को रिवर्स करके, यदि आप टेम्परेचर को कम कर देंगे तो आप वो सारी प्रोसेसेस कर सकते हैं जिसमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, या हीट एनर्जी बाहर दी जा रही है, जैसे कि फ्रीजिंग हो गया, या सब्लिमेशन हो गया, या कंडेंसेशन हो गया। ये प्रोसेसेस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करके। या आप यदि सिस्टम को हीट करेंगे तो आप एवोपरेशन करवा सकते हैं, सब्लिमेशन करा सकते हैं, एंड मेल्टिंग भी करा सकते हैं। तो ये सारी चेंजेस जो है ये रिएक्शन कंडीशंस को रिवर्स करके आप आसानी से कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं फिजिकल चेंजेस के, दैट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, रेन साइकिल, ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स, sublimation of camphor, addition of sugar in water, magnetization of iron is also a physical change. ये जो आप मैग्नेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं यदि किसी आयरन पीस को, तो आप उसको आसानी से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं बाय बीटिंग इट विथ हैमर। इसी तरीके से एडिशन ऑफ शुगर इन वाटर, आपने एक बार शुगर को डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना लिया। मान लीजिए ये आपका बीकर है और इस बीकर में आपने शुगर को डिसॉल्व कर दिया,
शुगर को डिसॉल्व करके वाटर में आपने सोल्यूशन बना लिया। आप आसानी से इसको गर्म करके, हीट एनर्जी देकर गर्म करके, एवोपरेशन करा के वाटर को हटा सकते हैं, अलग कलेक्ट कर सकते हैं, और जो शुगर है वो आपको क्रिस्टल्स के फॉर्म में नीचे वापस मिल जाएगी। तो आप सेपरेट कर सकते हैं। Addition of sugar in water is also a reversible process. It is only a physical change which can be reversed. इसी तरीके से कटिंग ऑफ फ्रूट्स, यदि आप फ्रूट्स को कट करते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस इसी चेंज इन स्टेट के अंदर आता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया अभी। तो ये सारी चेंजेस जो है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिजिकल चेंजेस के। इसमें से कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंजेस आर समटाइम्स रिवर्सिबल and sometimes they are not reversible, but the energy involvement is very less. अब हम आगे बढ़ते हैं केमिकल चेंजेस की तरफ। कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, यदि हम केमिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, ये अभी अपन ने डेफिनेशन में भी देखा था। क्योंकि केमिकल चेंज में एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के कारण जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसका कंपोजिशन बदल जाता है, और उसका कंपोजिशन चेंज होकर कुछ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करवाता है, और केमिकल रिएक्शन में गो थ्रू करने के बाद वो बदल जाता है कुछ न्यू सब्सटेंसेस में। सेकेंडली, सब्सटेंसेस डज नॉट रिटेन इट्स आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, तो जो न्यू कंपाउंड बन रहा है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे अलग है। तो ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करता। इसके साथ साथ केमिकल फॉर्मूला भी नेचुरली, क्योंकि केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो रहा है, न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, इसीलिए केमिकल फॉर्मूला इज नॉट द सेम। जो पहले था केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड का, वही केमिकल फॉर्मूला अब रहेगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। केमिकल चेंजेस को आप रिएक्शन कंडीशन को वेरिएट करके, रिएक्शन कंडीशन को रिवर्स करके आप उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते। एक बार कोई केमिकल चेंज हो गया, वंस इट इज डन, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सेकेंडली, इसमें क्योंकि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, इसीलिए नेचुरली मास का जो है सब्सटेंस के वो चेंज होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इसमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में दी जाती है, या यदि फोटोकेमिकल रिएक्शंस देखें तो उनमें क्या होता है कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस दी जाती हैं। तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट और in the form of light. So these are the characteristics of chemical changes. जो भी chemical change है वो हमेशा accompanied होता है कुछ ना कुछ ऐसे changes से जो visible होते हैं। कुछ examples हैं जैसे absorption और release of heat और light, production of sound, कई बार एक sound आपको सुनाई देगा, साथ में popping up sounds होते हैं कुछ reaction में, और कुछ reaction में hiss के sounds होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैस, कई बार गैस का फॉर्मेशन होता है जो कि बबल्स के फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर से बाहर आती है, और बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल होते हैं वो बबल्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कई बार कलर्ड प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट आपको सेडिमेंटेशन के फॉर्म में या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाते हैं। कलर चेंजेस, जो कलर चेंज है वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। जो सोल्यूशन मिक्सचर का कलर चेंज हो जाता है, या कंपाउंड का जो क्रिस्टल्स है उनके कलर चेंज हो जाते हैं, तो वो आप नोटिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से केमिकल चेंज जो है वो कुछ ना कुछ विजिबल चेंजेस दिखाता है, और ये इसीलिए होते हैं क्योंकि वहां पर केमिकल कंपोजिशन जो है कंपाउंड का वो चेंज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंज होता है उसमें मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी जो होती है मैटर की, वो पूरी तरीके से एंटायरली चेंज हो जाती है और न्यू फॉर्म में आ जाती है। देयर इज नो बैकअप फ्रॉम द केमिकल चेंज। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि केमिकल चेंज जब भी हो रहा है उसको आप बैकअप नहीं कर सकते, उसको आप वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं केमिकल चेंज के। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज फर्मेंटेशन। जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, बैक्टीरियल एक्शन होता है, उस समय केमिकल चेंज होता है। रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज
a chemical change. Burning of substances in air, जब burning होती है तब chemical change होता है. Carbon cycle, nitrogen cycle, rotting of egg, curding of milk, change in electrophilic cell. ये सारे एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस के. यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल को हमने केमिकल चेंज में रखा है, लेकिन हम वाटर साइकिल को फिजिकल चेंज में रखते हैं. ये इसीलिए किया गया है क्योंकि वाटर साइकिल में सिर्फ फिजिकल स्टेट बदलती है. तो वाटर एवोपरेट होकर वेपर्स के फॉर्म में क्लाउड्स में जाता है. क्लाउड्स जो है वो कंडेंस होके ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फिर अर्थ पर आते हैं. ये प्रोसेस वाटर साइकिल में कंटिन्यू होती है, लेकिन वाटर जो अपना कंपोजिशन है वो वेरिएट नहीं करता. इसीलिए वाटर साइकिल को फिजिकल चेंज में रखा हुआ है. लेकिन कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल में यदि आप देखें, जैसे हम यदि नाइट्रोजन साइकिल को देखें तो नाइट्रोजन साइकिल में कई सारे नाइट्रेट्स बनते हैं, अमोनिया बनता है, और फिर ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में जाने के बाद वो प्रोटीन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर नाइट्रोजन का कंपोजिशन बार बार चेंज हो रहा है, जबकि कार्बन साइकिल में भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, वो एसिड्स के फॉर्म में रहता है, कार्बोनिक एसिड्स के फॉर्म में रहता है, और जब हम उसको बॉडी में लेते हैं तो वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के फॉर्म्स में. तो इस तरीके से कार्बन जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल ये दोनों में, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज चेंजिंग, इसीलिए इन दोनों साइकिल्स को केमिकल चेंज में रखा गया है. एंड इन द केस ऑफ वाटर साइकिल, composition is not changing, water is remaining as H2O only, इसीलिए उसको फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखा है. आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं केमिकल चेंज का जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है. दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम को जब हम एक रिबन के फॉर्म में, रिबन मतलब एक पतली मेटालिक स्ट्रिप के फॉर्म में लेते हैं और उसको जब आप बर्न कराते हैं तो मैग्नीशियम जो है वो बर्न करता है बहुत ब्राइट वाइट लाइट के फॉर्म में, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संग कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये ऐश के फॉर्म में मिलती है, ये कलेक्ट हो जाती है नीचे ऐश के फॉर्म में. ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको यहाँ पर मिलती है, हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवा सकते हैं वाटर के संग. तो यदि हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के संग रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड. और ये जो हाइड्रो ऑक्साइड है, ये हाइड्रो ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का सोल्यूशन बना के देता है हमको, एंड इट कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू. यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया हुआ है आपको. जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं तो यहाँ हमें नीचे ऐश मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इस ऐश को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन. कॉपर सल्फेट ओरिजिनल जो सोल्यूशन होता है, जब हम कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है. तो कॉपर सल्फेट विथ ब्लू कलर सोल्यूशन, इस पे जब हम एक फ्रेश आयरन नेल जिसमें कि रस्टिंग नहीं है, बिल्कुल नया आयरन नेल, इसको डिप करते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर का डिपॉजिट आपको दिखाई देगा और जो सोल्यूशन का कलर है वो ग्रीन में बदल जाता है. यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा है विथ विजिबल कलर चेंज. यहाँ पर आपको एक नोटिसेबल कलर चेंज मिल रहा है जो दिखा रहा है कि केमिकल चेंज हुआ है. कॉपर सल्फेट जो ओरिजिनल ब्लू कलर का सोल्यूशन था, जब वो आयरन नेल के संग रिएक्ट करता है तो वो बदल जाता है आयरन सल्फेट में, और आयरन सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है. इसीलिए आपकी टेस्ट ट्यूब में पहले जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो आयरन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया ग्रीन कलर के सोल्यूशन में, और कॉपर अपने फ्री स्टेट में आ जाता है. और साथ में जो नेल है उसके ऊपर आपको ब्राउन कलर का डिपॉजिट दिख रहा है. वो ब्राउन कलर का डिपॉजिट और कुछ नहीं है, वो कॉपर है जो नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया है.
तो इस तरीके से इस रिएक्शन में आप देखिए, blue color solution is getting converted to green color solution with a prominent deposition of copper or nail in the form of brown precipitate. तो ये आपका रिएक्शन है कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा। यदि आप देखें तो विनेगर जो कि एक एसिटिक एसिड है, केमिकल फॉर्मूला CH3COOH, एंड बेकिंग सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है विद केमिकल फॉर्मूला सोडियम NaHCO3। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें आपने थोड़ा सा विनेगर लिया और उसमें आपने कुछ अमाउंट में बेकिंग सोडा मिला दिया। तो बेकिंग सोडा और विनेगर के बीच में जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये बबल्स के फॉर्म में इस रिएक्शन मिक्सचर में से बाहर आती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये जो गैस बाहर निकल रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। लाइम वाटर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए एक सेटअप किया जाता है जिसमें ये जो गैस बाहर निकल रही है इसको कलेक्ट कर लिया जाता है एक कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू, और इस कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्ट करके हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले जाते हैं जिसमें कि लाइम वाटर रखा हुआ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम कहते हैं, चूना जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो लाइम में यदि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करते हैं तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में एड अप की जाती है वो आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं जो कि वाइट या मिल्की वाइट कलर का आपको सोल्यूशन दे देता है, मिल्की सोल्यूशन दे देता है। और इस टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर है उसका जो कलर है वो मिल्की हो जाता है। तो ये प्रूफ करता है कि यहाँ जो गैस बन रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी, जिसके कारण कि सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने लाइम लिया हुआ है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या मिल्की सोल्यूशन हमें मिलेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा भी एक केमिकल चेंज है जिसमें बबल्स के साथ गैस का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि बहुत क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है जो कि एक स्लो चेंज है और इस पे कई डेज लग जाते हैं। जो डैमेज हमको देखने को मिलता है बहुत दिनों के बाद देखने को मिलता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन causes damage to article made up of iron. Rusting of iron takes place due to reaction between iron and oxygen and water. Oxygen and water एयर में प्रेजेंट होते हैं। वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के फॉर्म में वाटर हमें एटमॉस्फेरिक एयर में मिल जाता है और एयर में ही हमें मिल जाती है ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीजें आयरन की रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आयरन इन दोनों के संग रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है और आयरन ऑक्साइड ही है रस्ट। जो केमिकल कंपाउंड है रस्ट का दैट इज Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। आयरन की ऑक्साइड को बनने से रोकने के लिए हम कई तरीके के प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करते हैं। मतलब रस्टिंग से किसी भी चीज को बचाने के लिए हम कई तरीके के मेथड्स यूज करते हैं, जैसे अप्लाइंग ऑफ ऑयल और ग्रीस, अप्लाइंग ऑफ पेंट, कोटिंग अ लेयर ऑफ मेटल लाइक जिंक और क्रोमियम। ये सारी प्रोसेसेस आयरन को रस्टिंग से रोकने के लिए की जाती हैं। और इन प्रोसेसेस में हम क्या करते हैं, यदि ये आपकी आयरन की सरफेस है और हम इसके ऊपर चाहे ऑयल अप्लाई कर दें या पेंट अप्लाई कर दें या किसी दूसरे मेटल से गैल्वेनाइजेशन करके कोटिंग बना दें, तो ये आयरन की जो सरफेस है उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आने से रोक देती है, जिसके कारण ये आयरन की सरफेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने के कारण रस्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ब्राउन कलर की जो रस्ट हमें दिखाई देती है दैट इज आयरन ऑक्साइड, वो नहीं बन पाती। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम आयरन के मेटल को
जिंक से कोटिंग कर देते हैं ताकि हम उसको रस्टिंग से बचा सकें। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। हमने जिस भी तरीके के चेंजेस पढ़े उसमें हमने बार बार एनर्जी चेंज की बात करी, चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, और उसमें एक वर्ड आता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो आपको पहले सिस्टम और सराउंडिंग को समझना होगा और फिर हम समझेंगे कि एनर्जी चेंज कितने तरीके का होता है किसी भी रिएक्शन पे। एनर्जी चेंज जब भी होता है तो हम उस रिएक्शन मिक्सचर को कंसीडर करते हैं जिसमें वो चेंज हो रहा है। एनर्जी चेंज जिस रिएक्शन मिक्सचर को कंसीडर करके हम बात कर रहे हैं उस रिएक्शन मिक्सचर को हम कहते हैं सिस्टम, और उसको छोड़कर जो भी चीज बाहर है वो सब कुछ कहलाता है सराउंडिंग। तो यहाँ पे आपको दो चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है कि सिस्टम वो है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर चेंज, और उसको छोड़कर बाकी जो भी कुछ है वो सब क्या है, सराउंडिंग है। किसी भी तरीके के रिएक्शन में हमें बेसिकली दो तरीके के मोड्स दिखाई देते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी एनर्जी सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है और सराउंडिंग की एनर्जी जो है वो कम होती है या डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिस्टम अपने में केमिकल चेंज लाता है। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब and results in decrease in temperature of surrounding. सराउंडिंग के टेम्परेचर में कमी आती है और सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसका रिवर्स होता है, मतलब सिस्टम में से एनर्जी बाहर रिलीज की जाती है सराउंडिंग में। तो एनर्जी इज रिलीज एंड रिजल्ट इन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इसके कारण सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज रिवर्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है। ये एब्जॉर्प्शन या रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो सकता है। अब हम बात करते हैं एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। अभी हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखा कि वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज की जा रही है। तो ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में है? किसी भी फिजिकल चेंज में हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को कंसीडर करना होगा। यदि हम तीनों सिस्टम्स को कंसीडर करें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को, तो हमें ये पता है कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स दिखाते हैं गैसियस स्टेट में, जिसमें वो बिल्कुल फ्री है मूवमेंट के लिए। उसके बाद आता है लिक्विड और लीस्ट एनर्जी जो है दैट इज इन सॉलिड। तो मॉडरेट एनर्जी के साथ बीच में रहता है लिक्विड और लीस्ट एनर्जी रहती है सॉलिड्स में, जिसमें सिर्फ वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं। अब जब कोई भी सिस्टम एंडोथर्मिक रिएक्शन अंडरगो कर रहा है और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम में एंटर करती है और मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को बढ़ा देती है। इट कॉजेज इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेज में। तो ये आपको समझना होगा कि फिजिकल चेंज के समय काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट क्लियरली विजिबल है। इसीलिए फिजिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि हम सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनमें जब एनर्जी देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके लिक्विड में बदल जाते हैं, और जब लिक्विड्स में एनर्जी देते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके
गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। और यदि हम एनर्जी को रिमूव करेंगे, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करवाते हैं, तो उस प्रोसेस में ये रिवर्स हो जाती है कंडीशन। तो यहाँ से एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये चेंज आपको देखने को मिलेगा और इसका रिवर्स आपको देखने को मिलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। चेंज अब हम देखते हैं एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के समय जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स के लिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के समय जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसका कंपोजिशन बदलता है और वो न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। तो फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड केमिकल चेंज के समय होते हैं, जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे बर्निंग। बर्निंग एक सिंपल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कार्बन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ और हमें प्रोडक्ट में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड विथ रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। इस प्रोसेस के समय ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का न्यू मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में हीट एनर्जी क्योंकि रिलीज की जा रही है, दैट इज हीट एनर्जी सिस्टम के बाहर निकल रही है, इसीलिए ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इस रिएक्शन के समय एनर्जी जो है वो सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में जा रही है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, द सेकेंड एग्जाम्पल, जो कि बहुत कॉमनली आप कई बार पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस है हम सभी जानते हैं, इस प्रोसेस के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो सब्सटेंस है जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है और सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बीच में रिएक्शन करवा के ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, तो इसीलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर रहा है, सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये हमें कई बार देखने को मिलता है घरों में, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम के समय कैल्शियम ऑक्साइड जो कि है क्विक लाइम, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और इस प्रोसेस में कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। इस प्रोसेस में बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है जिसके कारण ये जो रिएक्शन है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जिसमें सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग को दी जा रही है। तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि केमिकल चेंज के समय एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। साथ हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है इस चैप्टर का। मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाते रहे। यदि आप हमारे संग लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी लाइव क्लासेस बहुत रीजनेबल रेट्स पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लाइव क्लासेस का लिंक मिल जाएगा।
आप यदि हमसे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो बनाकर हम शेयर करें। आपको अभी भी यदि इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। आप आगे भी अपनी तैयारी एग्जामिनेशन की हमारे साथ करते रहिए। सब्सक्राइब चैनल को करिए और आने वाले वीडियोस के साथ आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाइए।